अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के वादे और इरादे महज खोखले साबित हो रहे हैं। अगर हुकूमत अपने मुखालिफिन को मेज़ पर लाने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही है तो तहरीक इंसाफ भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को तेज़ से तेज़ तर करने पर बज़िद है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक के तर्जुमान रऊफ हसन ने यह इंकशाफ किया कि जून के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक लॉन्च होने जा रही है। बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। इसी जून के महीने में नहीं, जून के महीने में नहीं आ रही, उसके फ़ौरन बाद जो है इरादा है जुलाई में। लेकिन इसका खान साहब खुद ही कॉल देंगे। उन्होंने ही वक्त का तयन भी करना है और उन्होंने कहा है कि मैं खुद कॉल दूंगा और उसके बाद जो है वो हम एजिटेशन जो है इसको उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा मैंडेट स्टोर नहीं। इस तहरीक के बिल्डअप के लिए तहरीक इंसाफ ने सड़कों को गर्म करना शुरू भी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक के साथ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, जिसको तो रियासती रिट की सख्ती का सामना करना पड़ा और बड़ी तादाद में अवाम ने सड़कों पर निकलने से गुरेज किया। ताहम आज भी तहरीक इंसाफ इस डगर पर कायम रही और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी रैली निकाली। इससे कबल पार्लियामेंट के इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया जारहाना और मुज़ाहमत से भरपूर दिखाई दिया। बिलखुसूस अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से भी रियासती इदारों पर कड़ी तनकीद की गई, जबकि दीगर PTI रहनुमाओं की जानिब से भी सख्त और कुछ नाजेबा मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया। PTI के मेंबर कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती-खेल ने तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए तमाम हदों को पार कर डाला और इंतहाई गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी अल्फाज में तनकीद की, जिसके बाद कौमी असम्बली इजलास में शदीद एहतजाज हुआ और हुकूमती खवातीन अरकान ने मस्ती-खेल पर अवाद में पाबंदी का मुतालबा कर दिया। हुकूमती एहतजाज के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने अयाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत रवाई इजलास के लिए मुअत्तल कर दी, जबकि एक और सीनियर रहनुमा शहरियार अफरीदी ने असम्बली से जज्बाती खिताब में अपने साथ होने वाले रियासती रवैये पर एहतजाज किया और पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने तक का इशारा दे दिया। जहाँ PTI इस्लामाबाद में एहतजाजी मूड में दिखाई दी, वहाँ मुल्क के दीगर शहरों में भी ये माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कराची में एहतजाजी कमान संभाली और PTI का मैंडेट वापसी के लेने का अज़्म का इयादा किया। एक तरफ PTI टस से मस होने को तैयार नहीं तो दूसरी जानिब हुकूमत और रियासत भी तहरीक इंसाफ को स्पेस देने को बिल्कुल तैयार नहीं। आज भी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को नजरबंद करने के अहकाम जारी गए हैं। इस तमाम सूरत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने, जबकि आगे चल के हम वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर साहब से भी इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं कि आज असम्बली के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हो गई और सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत मुअत्तल करनी पड़ी स्पीकर को। बड़े ही सख्त और नामुनासिब, मैं कहूँगा बल्कि नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया ख़वातीन की मौजूदगी में। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये रवैया जो है कितना यानी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक तहरीक इंसाफ के मेंबर की तरफ से इस तरह की बात करना पार्टी के अंदर किस तरह की इस पे जो है वो पाई जाती है कैफियत? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, कुछ दिन पहले भी ऐसा एक वाक़या हुआ था। जरताज गुल साहिबा जो MNA हैं, उनके साथ हुकूमती बेंच से तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से, और उस पर सब ने उस वाक़े को कंडेम किया था। वो तो खैर बहुत एक्सेसिव था, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है और स्लिप ऑफ टंग हुई है, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने खुद जाके फिर ख्वाजा आसिफ साहब के साथ माजरत भी की है कि उनका जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अल्फाज के चुनाव में उनसे गलती हुई। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि गलती स्लिप ऑफ टंग उनसे हुई है, उनका मुतमईन नज़र ये नहीं था। लेकिन बहरहाल असम्बली के फ्लोर पे इस तरह के अल्फाज का चुनाव किसी भी सूरत में आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ख़वातीन भी वहाँ मौजूद होती हैं। हमने अलबत्ता स्पीकर साहब के गोश गुजार ये किया, तमाम जितने भी अपोजिशन के हमारे रहनुमा थे, कि आप उनको तनबीह के लिए अगर सस्पेंड करना ही चाहते हैं तो एक दिन के लिए कीजिए, क्योंकि बजट सेशन है और बजट में एक एक मेंबर मैटर करता है और मकसद तनबीह करना है। उनको पूरे सेशन से बाहर रख के कोई फायदा किसी को नहीं होगा। तनबीह करना है, वो एक दिन के लिए भी अगर आप सस्पेंड बल्कि 1 घंटे के लिए भी करते हैं तो आपके रिकॉर्ड पे आ जाता है कि आप सस्पेंड हुए हैं। लेकिन उन्होंने पूरे सेशन के लिए किया है। मुझे उम्मीद है कि वो इस सस्पेंशन को ख़त्म करेंगे, जिस तरह माजी में भी, अभी हालिया माजी करीब में भी, समर साहब आप तो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, आपको पता है ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कोई शख्स पूरे सेशन के लिए सस्पेंड हुआ और फिर 1 दिन या 2 दिन बाद वो वापस आए हैं। हमारे दौर में भी ऐसा हुआ कि हमारे स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया, लेकिन फिर अपोजिशन की रिक्वेस्ट पे असद कैसर साहब ने अलाउ किया था। तो उम्मीद है कि स्पीकर अयाज सादिक साहब अलाउ कर देंगे मस्ती खेल साहब को, लेकिन पूरे सेशन को सस्पेंड उस पर हमारी अपोजिशन का उस पर एतराज था।
बहरहाल पार्टी की तरफ से भी इसकी भरपूर जो है मुखालफत और इस मामले की जो है मजम्मत की जानी चाहिए। इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करना, ज़ाहिर पार्लियामेंट है, नुमाइंदा एक ऐवान है, पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है। वहाँ इस तरह के अल्फाज जब इस्तेमाल होंगे, बाजारी लैंग्वेज, बाजारी भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही एक गैर अखलाकी और नामुनासिब जो ज़ुबान थी, इसे किसी सूरत भी जो है वो डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो पार्टी को भी इस पर एक क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए जनाब कि ये बिल्कुल हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, मजम्मत करनी चाहिए इस तरह की ज़ुबान की। नहीं, अल्फाज के चुनाव में बहरहाल एहतियात करनी चाहिए और पार्टी की पोजीशन यही है कि हम समझते हैं कि बिल्कुल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन मस्ती खेल साहब ने अपनी माजरत की और ख्वाजा साहब के पास गए भी, ख्वाजा आसिफ साहब के पास, और उन्होंने कहा भी कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुई है, उनका मतमय नजर ये नहीं था। तो कोई भी इस तरह के अल्फाज या गालिम गलोच को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना पार्टी सपोर्ट करती है। अल्फाज के चुनाव में एहतियात होनी चाहिए, लेकिन हम पार्टी ये भी समझती है कि पूरे सेशन के लिए मस्ती खेल साहब को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था, तनबीह करनी थी, आज के लिए कर देते तो मैसेज क्लियर चला जाता। लेकिन बहरहाल मैं पुरुम्मीद हूँ कि मस्ती खेल साहब को अलाउ कर देंगे 1-2 दिन बाद। आपका पॉइंट है कि सर इस बारे से सर ये बताइए कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक टोकन एहतजाज किया पार्लियामेंट से लेके इलेक्शन कमीशन के बाहर तक। खैर इलेक्शन कमीशन ने तो आज आपकी मखसूस नशिस्तों पर अपना जवाब जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने अपनी वही पोजीशन बरकरार रखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, वो तो आपको किसी किस्म की स्पेस देने को तैयार नहीं है। तो ये बताएं कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी कॉल की तैयारी कर रही है जो कि खान साहब ने गालिबन जुलाई के पहले हफ्ते में देनी है, जिसका कल रऊफ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया भी, एक बड़ी कॉल की तैयारी की जा रही है और एक बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है। ये बिल्डअप है सारे जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं पीटीआई के उस तहरीक के लिए। लेकिन उससे पहले कल भी आपने जो एहतजाज किया, गवर्नमेंट ने दफ़ा 144 लगा के उसे काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया था। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल मैनेज होगा, काफ़ी हद तक उसे गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया था। आपके लोग उस तरह से फिर नहीं निकल सके, पर्चे हुए, गिरफ्तारियाँ हुई। आज भी पिंडी में आपके 4 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये आपकी तहरीक तो जो है वो दफ़ा 144 से ही लगता है हुकूमत से कंट्रोल कर लेगी। देखिए, पुरअमन एहतजाज तो किसी भी अपोजिशन की जमात का हक होता है। हमारे दौर में जब हमारी हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान साहब एक भरपूर एहतजाज लेके आए और हमने किसी किस्म का क्रैक डाउन नहीं किया। मरियम नवाज साहिबा ने भी एक मार्च किया था, हमने उनको नहीं रोका। बिलावल साहब ने भी एक धरना, और ये डी चौक तक ये लोग आए थे और हमने उनको एहतजाज करने दिया था। बल्कि तकरीबन जो भी कम्युनिटी आती थी उनसे हम एंगेज करते थे। अक्सर सरकारी मुलाजमीन आते, उनका एहतजाज होता था। खान साहब मेरी, और उस जमाने में परवेज खटक साहब हमारे साथ जमात में थे, सीनियर रहनुमा थे, या शेख रशीद साहब उस इंटीरियर मिनिस्टर थे। हम लोग एंगेज करते थे। इस हुकूमत का अजीब ही निज़ाम है कि सियासी हुकूमत तो एंगेज करती है, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है आप तब तक उसको उस पर हाथ नहीं डाल सकते जब तक कानून हाथ में ना ले। पीसफुल प्रोटेस्ट, जलसा जुलूस तो किसी भी जमहूरियत में होता है, आमिरियत में नहीं होता, बल्कि आमिरियत के जमानों में भी लोगों ने जुलूस निकाले हैं। तो कल जो हमारे साथ हुआ है, ये हुकूमती फस्तायत ने पंजाब में की है। खैबर पख्तूनख्वा में हम फिर साइजेबल तादाद में निकले हैं। कल भी हम निकले, मैं तो आबाई इलाके मर्दान में था। ईद से पहले भी जुमे को हमने एक प्रोटेस्ट वहाँ किया मर्दान में, पेशावर, स्वाबी, चरसदा, स्वादपुरे, हजारे में। लेकिन ज़ाहिर अली साहब, जो इस प्रोटेस्ट का मकसद था वो था आपके बानी चेयरमैन यानी खान साहब की रिहाई। वो उस तरह से एक इम्पैक्टफुल किस्म का प्रोटेस्ट है वो देखने को नहीं मिला, ये आप इस बात से एग्री करेंगे। तो ये दफ़ा 144 जो है वो एक इफेक्टिव टूल गवर्नमेंट के पास बनता जा रहा है। आप जब भी कोई एक्टिविटी प्लान करें दफ़ा 144 लगा दी जाती है। तो मुझे तो लग रहा है कि आपकी जो तहरीक है उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है इसी टूल से, आपकी तहरीक से शायद निमट ही ना ले कहीं कि इतनी बड़ी तहरीक आप प्लान कर रहे हो, दफ़ा 144 ही कहीं आपके आड़े ना आ जाए। देखें समर साहब, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है कि दफ़ा 144 ने जाहिर है उसका एक असर तो होता है कि अवाम फिर उस तरह से नहीं निकलती, लेकिन उतनी बड़ी कॉल भी नहीं है, क्योंकि तकरीबन सिर्फ पीपी लेवल पे या सूबाई लेवल पे कॉल थी कि हर हल्के में एक प्रोटेस्ट हो। लेकिन अगर बड़ी कॉल आई, लॉन्ग मार्च की कॉल आती है या बड़े प्रोटेस्ट की कॉल आती है, तो उसकी तो बड़ी मोबिलाइजेशन होती है और उसमें ठीक है गिरफ्तारियां होती हैं, सियासी लीडरान की गिरफ्तारियां होती हैं, हमारी हुई भी हैं। यही जो 3MPO है या जो इस तरह के पर्चे हैं या इस तरह की जो हिफाजती तहवील में ले लिया जाता है, तो हम सब ने फेस की हैं। अगर आइंदा भी होंगी तो उसको फेस करेंगे। खान साहब की तरफ से जब हुक्म आएगा और पार्टी मौजूदा जो हमारे ओहदेदार हैं, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी, उनकी तरफ से जब कॉल आएगी, मेरे ख्याल में जब खान साहब की कॉल आ जाए
तो फिर पूरे पाकिस्तान वो निकल आएगा इंशाल्लाह। हम उसके लिए होपफुल हैं। हाँ, गिरफ्तारियां और हुकूमती जोर जबरदस्ती है, उसको आपने फेस करना होता है। किसी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट में ऐसा तो नहीं होता कि हुकूमत आपको वेलकम करती है कि आओ, तो ऐसा ही है। गवर्नमेंट तो कभी अलाउ नहीं करती कि उसके खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाए, वो तो कभी वेलकम नहीं करेगी किसी भी तहरीक को अपने खिलाफ जो कि चल रही हो। मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर एक सवाल ये भी है कि पीटीआई के अंदर भी अलाउ किया, हाँ, पीटीआई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो ग्रुप बंदी है उससे लगता है कि ये तहरीक और आपके बाकी जो अहदाफ हैं उनके असूल में बड़ी रुकावट ये भी हो सकती है। इस वक्त जो शहरियार अफरीदी साहब ने आज स्पीच भी की और उनके करीबी कुछ ज़राए से मेरी बात भी है, वो ये बताते हैं कि वो ही इज़ ऑन हिज वे टू रिज़ाइन फ्राम द नेशनल असम्बली, वो कौमी असम्बली की रुकनीत से शायद मुस्तफ़ी हो जाए। वो इस पर काफ़ी सीरियसली गौर कर रहे हैं और उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं जनाब के वो पार्टी से बाहर से ज़्यादा पार्टी के अंदर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त है। रिसेंटली उनकी एक स्पीच भी आई थी, तो क्या चल रहा है ये मामला? वो कॉर्नर कर दिए गए पार्टी के अंदर, शेर अफसन को कॉर्नर कर दिया गया पार्टी के अंदर, असद कैसर साहब भी तकरीबन अमलन पार्टी में कॉर्नर्ड ही हैं। आपकी बात करूं तो आप भी उस तरह से कॉर्नर्ड ही नज़र आते हैं पार्टी के अहम अमूर के अंदर। तो ये जो एक वो आपका जो पश्तून एक जो बेल्ट थी, वहाँ के जो लीडरशिप थी सारी, वो इस वक्त कॉर्नर नज़र आ रही है। हज़ारा बेल्ट और जो आपका साउथ है वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है पार्टी के मामलात के अंदर ज़्यादा। नहीं, मैं किसी ऐसे तासुर को ज़ाहिल करता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई पश्तून पंजाबी या हज़ारा पश्तून या हज़ारा पंजाबी की बात है। तहरीक इंसाफ सब कौमियतों की नुमाइंदा जमात है। इसमें उर्दू स्पीकिंग है, इसमें सिंधी हैं, इसमें बलोच हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, हज़ारे के लोग हैं, कश्मीरी गिलगिती सब हैं इसमें मौजूद हैं। स्ट्रेंथ इस पार्टी की हमेशा जो है ना वो पश्तून रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो है असल वो ज़रा कॉर्नर नज़र आ रहे हैं पार्टी के अंदर। ये जो शहरियार अफरीदी की जो नाराज़गी है उसकी भी एक बड़ी वजह यही नज़र आ रही है कि पार्टी के अंदर जो है नज़रअंदाज किया जाना। पहले तो मैं ये आपको बताऊं, देखें, जहां तक पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं या पार्टी का जो मेन अगर कोई इशू होता है, जिस तरह आपके जो मैंडेट की चोरी है उस पर स्टैंड लेना हो, खान साहब की रिहाई हो, असीरान की रिहाई हो, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। सब उसमें सब एक ही प्लेटफॉर्म से आते हैं और सब उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये भी एक फितरी अमल है कि जब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जब सीनियर क़यादत जेल के अंदर है, तो कुछ ना कुछ टीम वर्क का फुकदान एक फितरी अमल था। लेकिन मेरे ख्याल में असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर हमने उसको बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल में अच्छी टीम वर्क के साथ काम किया है। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं। शहरियार भाई को, उनको भी कुछ शिकायत जरूर होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना एक्सेसिव लेवल का इशू है कि खुदा न खास्ता उनको इस्तीफा देना पड़े या उनको कोई एक्सेसिव स्टेप लेना पड़े। उनके जो भी खदशात हैं, मेरे ख्याल में वो पार्टी लीडरशिप जो इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं या जनरल सेक्रेटरी उमर यूब हैं, वो उसको देखेंगे। एक बात और भी देखें, हमारी जमात में कभी पश्तून पंजाबी की इस तरह से बात किसी भी जमात में नहीं होनी चाहिए। अगर आज भी आप देखें तो पार्टी के सिटिंग चेयरमैन जो हैं गौहर साहब पश्तो स्पीकिंग हैं, पोजीशन लीडर उमर यूब साहब पश्तो स्पीकिंग हैं, स्पीकर असद कैसर को खान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो मुख्तलिफ जमातों से एंगेज कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, खान साहब की लीगल टीम के साथ, कोर कमेटी, आपकी सीनियर क़यादत में, पार्टी के तमाम उमूर में, ज़ाहिर फैसला कुन में नहीं हूँ, मेरे पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खुदा न खास्ता साइड लाइन है। लेकिन ये वक्त, एक बात मैं समर साहब आपको कह दूँ, आपके अगले सवाल से पहले अगर कोई है, कि खान साहब ने इस वक्त जिन पे एतमाद किया है, चेयरमैन गौहर साहब हमसे जूनियर हैं पार्टी में, उमर यूब साहब जूनियर हैं, लेकिन खान साहब ने एतमाद किया है, इसलिए हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं। हमें करना भी चाहिए। ये वक्त आपस में बेइत्तेफाकी का या ओहदों की लड़ाई का तो नहीं है, ये वक्त खान साहब के साथ मजबूत खड़े होने का, उनकी रिहाई के लिए मजबूत तहरीक चलाने का है। लेकिन जो बाहर नजर आ रहे मामलात वो इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। वो एक यूनिटी जो है वो पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रही। हर कोई बजाय से कि अपने पार्टी चेयरमैन के हाथ मजबूत की जाए, एक दूसरे की टांगें खींचने का मामला ज़रा ज़्यादा इस वक्त गालिब नजर आ रहा है पार्टी के अंदर। मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जो बड़ी बहस पिछले काफ़ी अच्छे से चल रही है, उस पर वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि मुज़ाकरात आपके होने हैं नहीं होने। अभी तक महमूद अचकज़ई साहब भी उस तरह से मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे। आपने एक उन्हें मैंडेट दे दिया था खान साहब ने, महमूद अचकज़ई के रब्ता करने पर ही, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे खान साहब ने उन्हें दिया था मैंडेट कि आप करें, रब्ते करें, आप मुलाकातें करें, लेकिन अभी तक उस पर पेशरफ कोई नहीं हो सकी। क्या महमूद अचकज़ई साहब को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिला तहरीक इंसाफ की तरफ से, या क्या वजह है, वो क्यों इस मामले में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी? अचकज़ई साहब हमारे सदारती कैंडिडेट रहे, हमारे एलाई भी हैं, माजी में मुस्लिम लीग नून के भी एलाई रहे हैं, हुकूमती जो अपना जरदारी साहब हैं उनके साथ भी
मेरे ख्याल में अच्छे रिलेशन हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुई थी, बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब को ये बात की, मैं मौजूद था अडयाला जेल में, हमारी मुलाकात थी खान साहब के साथ। तो अचकजई साहब के पैगाम गौहर साहब ने पहुंचाया, इजाजत ने मांगी नहीं चाहिए कि अचकजई साहब कोई रोल अदा करना चाहते हैं, खान साहब ने इजाजत दे दी। ये बिल्कुल एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडर का काम है कि अगर कोई शख्स कहता है कि भाई मसाइल के हल के लिए मैं रोल प्ले करना चाहता हूँ, अब अचकजई साहब ने उसमें अगर कोई डेवलपमेंट की है तो वो आ जाएगी सामने। अब आप चूंकि एक बड़ी तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक मैं अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब ने कतई तौर पे ये कभी नहीं कहा कि हम कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात की और मेरे सामने की कि अगर मुज़ाकरात हों तो वो मीनिंगफुल हों, यानी नतीजा खेज हों। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तो उसके लिए तो हम तैयार नहीं है। और दो ही नुकात हैं, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अगर इन चीजों पे हुकूमत संजीदा है फिर बात आगे जा सकती है। अब अगर इमरान खान साहब को अपने असीरान को सबको जेल में रखा है और मैंडेट की वापसी का कोई लाए अमल सामने नहीं है, तो किसी और इशू पे हुकूमत के साथ बैठ के कोई मुफाहमत कैसे हो सकती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्राइम वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब से कि किस तरह से हुकूमत इन तहरीक से निपटेगी। बाकी जो अहम हुकूमती फैसले हैं उनके वाले से भी उनसे जो है बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्राइम के इस हिस्से में हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब से और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट अगले महीने से शुरू होने जा रही है उससे हुकूमत कैसे निपटेगी। और इससे पहले तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की नज़रबंदियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल एहतजाज नहीं करने दिया गया। KP के जो मामला हैं उससे वफाकी हुकूमत कैसे निपटेगी और पीपल्स पार्टी के साथ मामला कैसे आगे बढ़े, पीपल्स पार्टी कैसे मनाया गया, चूँकि अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात जो पीपल्स पार्टी के हैं वो दूर नहीं किए जा सके। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये पीपल्स पार्टी को कैसे बनाया आपने आज? फिलहाल तो मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जूं के तू हैं, सिर्फ उन्हें ज़ुबानी कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। ये कहाँ से आपने उनको जो है वो जो है प्रेशर डलवाया, राज़ी करवा लिया आपने बजट पे सपोर्ट करने के लिए? देखिए, वो तकरीबन राजी थे हर चीज पे। हमारा जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था समर साहब, उसमें से बहुत सारे नकात पूरे हो चुके हैं। सदर की इलेक्शन से लेके गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट तक तमाम चीजें जो वफाक के जिम्मे थी वो पूरी हो चुकी। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबाई सतह के ऊपर। कल हमारी सुबह पंजाब की कमेटी और पीपल्स पार्टी की सुबह पंजाब की कमेटी बैठी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी शरीक हुए, मलिक अहमद खान साहब शरीक हुए, मरियम औरंगजेब साहिबा शरीक हुई, हसन मुर्तज़ा साहब थे, नदीम अफजल चंद साहब थे। तो उनके साथ बैठ के काफी हद तक मामलात को खुश असलूबी से हल कर दिया गया है और इतवार तक का टाइम इसमें तय किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसा मामला नहीं था कि जो हल ना हो सके। कल जब ये बड़ी लंबी मीटिंग इस कमेटी की हुई, जिनके नाम मैंने आपको भी बताए हैं, तो अब कोशिश ये है कि कल तक इंशाअल्लाह ताला इसको हतमी शक्ल दे दी जाए और उनकी जो सूबे के हवाले से मामलात थे वो तकरीबन तमाम ही हल हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है जो हल ना हो। यानी आप उन्हें सियासी स्पेस देने को तैयार है पंजाब के अंदर? जी, यानी आप उन्हें पंजाब के अंदर सियासी स्पेस देने के लिए तैयार हो गए? बिल्कुल। देखिए ना, उन्होंने कुछ साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से कुछ स्पेस मांगी है, जो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है इसमें। और ये काफी मामलात उनके साथ क्योंकि अब तय हो गए हैं, तो बजट मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो उनकी मेजर डिमांड थी, अब जो एग्रीमेंट के अंदर जो मेजर शिकें थी वो तो पहले ही हल हो चुकी। वो तमाम चीजें जो हैं जो अग्री हुई थी वो फाइनल हो चुकी हैं। तो जो सूबे के हवाले से मामला थे, जब कल कमेटी बैठी है वैसे अता तारड़ साहब, कुछ देर पहले हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है नदीम अफजल चंद साहब के साथ, जो कि हम आगे आपके बाद ऑन एयर करेंगे उससे। वो ये फरमा रहे हैं चंद साहब के हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक नहीं मानेंगे, हमें यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं और वो कह रहे हैं कि अभी ये एक पहला झटका है, बजट के बाद आने वाले दिनों में हुकूमत को एक मजीद बड़ा झटका दिया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो ये बता रहे हैं। इतनी सनसनीखेज ना खबर है ना इतनी सनसनीखेज मामलात हैं। वो जो मुआहदा हुआ है, साहब ये कह रहे हैं कि हम झटका देंगे एक और। नहीं, देखिए, खबरों में रहने के लिए अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इससे सियासी बयान अच्छे होते हैं, इससे बड़ी मतलब ट्रैक्शन पैदा होती है।
जो मुआहिदा मैंने देखा है जिसपे नदीम अफजल चंद साहब की तरफ से भी अग्री किया गया है, जिन चीजों पे यकीन दहानी कराई गई है, वो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला सारे बिल्कुल हल हो सकते हैं। कोई डेडलॉक नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसपे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हों, कोई ऐसा मामला नहीं है जो हल ना हो सके। देखिए, कुछ गिव एंड टेक करके मामला को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, और मैं बड़ा मुतमईन भी हूँ और इस पे मैं बड़ा इस पे कॉन्फिडेंट भी हूँ, पुरएतमाद भी हूँ। तो ये इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी वाले मामला हल हो जाएंगे। मेजॉरिटी हो गई थी तो छोटे से मामला काबीना के अंदर भी आ जाएंगे, या सिर्फ वो बजट तक की सपोर्ट की कोई यकीन दहानी आई है? काबीना के में शमूलियत के बारे से भी कोई ग्रीन सिग्नल मिला है वहां से आपको, क्योंकि आप तो उन्हें ऑफर दे रहे हैं पहले दिन से? काबीना के हवाले से ना तो कोई उन्होंने मुतालबा रखा, ना तकाजा रखा, ना इस पे बात हुई। ठीक है, देखिए, मुल्क जब मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, जो मईशत के इशारे हैं वो बेहतर हो रहे हैं, महंगाई में कमी वाक़ हो रही है, दोस्त ममालिक की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये तमाम तर चीजें जो हैं, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम में हिस्सा डालेगा, अवाम में भी उसकी पजीराई ज्यादा होगी। तो हमारे एलाइज हैं, हमारा एक इज्जत एहतराम का एतमाद का रिश्ता है उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला साहब, ये इस्तेहकाम की जो आप बात करें वो कैसे आएगा? कल जो चीनी वजीर आए थे उन्होंने भी यही बात की थी कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। वो सिक्योरिटी की बात की उन्होंने, दूसरी उन्होंने इस्तेहकाम की बात की। तो वो इस्तेहकाम कैसे आएगा कि कल जो इवेंट था उसमें भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कहती कि हमें चाइना की तरफ से इन्विटेशन आया था इस इवेंट में शिरकत के लिए, वजारत खारजा की तरफ से कोई इन्विटेशन हमें नहीं आया। इवन बल्कि पीटीआई के नाम के ऊपर एतराज़ भी वजारत खारजा की तरफ से किया गया, फिर वो बंदा चेंज भी हुआ बाद में, अली जफर साहब आगे उनकी जगह पर, रूफ हसन साहब की जगह पर। दूसरा जनाब, जो कार्रवाइयाँ इस वक्त चल रही हैं, कल पीटीआई ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा हुआ था अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, उस पर दफ़ा 144 लगा दी गई। पंजाब के अंदर उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। आज भी 4 बंदों को पिंडी में नजरबंद कर दिया गया है। आगे वो जुलाई में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, इस्तेहकाम कैसे आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइनीज एम्बेसी और हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने मिल के गेस्ट लिस्ट बनाई, क्योंकि होस्ट किया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। ये नहीं हो सकता कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बिल्डिंग में एक इवेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होस्ट कर रही हो और ये लोग कहें कि हमें किसी और ने बुलाया, ये मुश्तरका तौर पे हुआ था। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की दूरंदेशी को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने हर जगह सिक्योरिटी की बात की। जब हम चीन गए और चीनी साइड की तरफ से एक गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई, उन्होंने कहा सिक्योरिटी रिस्क भी होगा तो हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, हम आपके साथ हैं, आपके विजन के साथ हैं, पाकिस्तान स्पीड के साथ है, हम समझते हैं कि आप डिलीवर कर सकते हैं। और ये वक्त क्यों आया? ये वक्त जब हमारी संजीदगी देखी गई, वजीर आजम की पॉलिसी को देखा गया, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस वक्त को भेजा। तो मैं ये समझता हूं कि इस्तेहकाम बिल्कुल आएगा और आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें चारों वज़राए आला थे, आर्मी चीफ शरीक थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड शरीक थे, चीफ सेक्रेटरीज और वफाकी वज़रा आईजी शरीक थे। नेशनल एक्शन प्लान की रिवाइवल की और नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, बड़े बड़े उसमें फैसले किए गए और अली मीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे और उनकी वहां स्टेटमेंट थी कि कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा कि ओनली गुड तालिबान इज डेड तालिबान। ये उन्होंने वहां पे एक लाइन ली कि तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबाई हुकूमतें एक पेज के ऊपर हैं। और ये जो अतातर साहब, ये जो आजकल केपी के अंदर जो अली बिन गंडापुर साहब जाके ये जो ग्रिड स्टेशनों के जाके बटन ऑन कर रहे हैं जबरदस्ती, उनके एमपीएस भी जाके, उनके एमएनएस भी जाके, और पुलिस को जो मना कर दिया कि आपने पर्चे दर्ज नहीं करने, ये भी एक लॉलेसनेस है। इस पर भी कोई बातचीत हुई है आज अली बिन गंडापुर साहब से कि वफाकी इदारे जो कंप्लेन कर रहे हैं शिकायत नहीं होती? ये एंटरटेनमेंट है समर साहब, ये तो बड़ा आप देखें ना, एक बेजरर सी एक्टिविटी है। आप कैमरे पे जाते हैं, 2 बटन ऑन करते हैं, बाबा करवाते हैं, ये कोई बात नहीं। ईद पे लोग पार्कों में जाते हैं। 9 मई के लिए दाना तो नहीं फेंक रहे उन्हें, ये जो करते जा रहे हैं, कल को आप एक और दोबारा उनके ऊपर कोई एक और जो है वो हाथ डाल दें? तो मैं तो ये कहता हूँ कि ईद थी, लोग पार्कों में गए, तफरीगाहों में गए अपनी फैमिलीज के साथ, कुछ लोग ग्रिड स्टेशन पे गए, और जिस तरह एसी ट्रिप होता है ना, तो 2 बटन आप कहते हैं मुलाजिम को जाके ऑन कर दो, इस तरह ग्रिड ऑन नहीं होते। अगर किसी की तफरी का सामान पैदा होता है इस चीज से, हार्मलेस एक्टिविटी, कोई बात नहीं। सर, ये तफरी जो है ये कल को अनारकी में बदल सकती है, ये तफरी जो है कल को एक सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल सकती है। ये इसको आप बहुत लाइट ले रहे हैं, ये बड़ा संजीदा मसला है। और दूसरा, जो आप नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे थे, क्या ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल सिक्योरिटी की काफ़ी ख़राब होती जा रही है,
उस पर भी आज कोई बातचीत, आपने कहा डिस्कशन तो हुई है, लेकिन क्या कोई एक बड़ा ऑपरेशन फिर से शुरू होने जा रहा है, काइनेटिक ऑपरेशन या कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कोई? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बाकायदा एक इस पे तफसील से ना सिर्फ बात हुई, बल्कि इसके हवाले से लाहे अमल इख्तियार जो किया जाना है उस पर भी बात हुई, और इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाएगा। वो KPK का लॉ एंड ऑर्डर हो, टेररिज्म हो। देखिए, रोज हमारे जवान, हमारे अफसर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, शहरी शहीद हो रहे हैं। तो इस हवाले से बड़ी संजीदगी से इस मामले को लिया जा रहा है, और यही टाइम है कि नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाया जाए और एक यूनिटी दिखाई जाए। तो आज तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पे थे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हवाले से पूरा एक बाकायदा एक कैंपेन है जिसमें ऑपरेशन और बाकी मामला जो है वो सारे उसका हिस्सा हैं। तो वो आज बाकायदा ऑफिशियली जो है उसको लॉन्च किया। और अतातर साहब, ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे या एक बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो प्लान हो रहा है? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। ओवरऑल एक पॉलिसी होगी टेररिज्म के हवाले से, जिसके बहुत सारे पहलू होंगे, और इसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि काउंटर टेररिज्म मेजर्स हर हवाले से लिए जाएंगे। सही है। लेकिन सर, मुझे एक कहना, एक नेशनल लेवल पे एक जो फिजा आपको चाहिए, आप कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं या जो आप सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो आप ये दफ़ा 144 आप लगा देते, PTI को आप पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने देते, आगे भी वो एक बड़ी मूवमेंट प्लान कर रहे हैं जुलाई के महीने में, उस मूवमेंट से कैसे निपटेंगे? यही दफ़ा 144 के जरिए निपटेंगे या करने दी जाएगी? देखिए, इस माहौल के अंदर जहां पे एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन भी चल रहा है, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इकोनॉमी भी टेक ऑफ कर रही है, दोस्त ममालिक में एतमाद भी हासिल है, सरमायाकारी तिजारत के हवाले से भी बात हो रही है, उसके एहतजाज करके, तोड़ फोड़ करके, जलाओ घेराव करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं? तो किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप पुरअमन एहतजाज के नाम पे 9 मई के हमले आपने किए, आपने इस्लामाबाद में धरना दिया, ग्रीन बेल्टें जलाई, आपने एक मजहबी जमात के साथ मिलकर यहाँ पे कब्रें खोदी, आपने फैजाबाद धरनों में हिस्सा लिया। तो देखिए, ये अब जब मुल्क टेक ऑफ कर रहा है, ये नाउ और नेवर वाली बात है, इसके बाद और मौका नहीं आएगा। ये पाकिस्तान है तो कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जज है, कोई किसी ओहदे पर है। खुदा ना खास्ता हमारी सालमियत को खतरा हुआ तो फिर ये सियासत धरी की धरी रह जाएगी। जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जाती है, सियासत खेलने की कोशिश की जाती है, ये टाइम नहीं सियासत खेलने का, ये मुल्क को मजीद मुस्तहकम करने का टाइम है और मुल्क की सालमियत को मजबूत करने का टाइम है। नहीं, ऑलिव ब्रांच आपकी तरफ से भी हमें नजर नहीं आ रही ना, कोई आप एक्सटेंड करें तरीके से आपकी तरफ हालात को ठीक करने के लिए। हाँ साहब, ये तो जेल से बैठ के यहाँ तक उन्होंने क्या दिया कि महमूद अचकज़ई को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। महमूद अचकज़ई की दरखास्त के ऊपर के मुज़ाकरात बातचीत होनी चाहिए। आप भी लगता है कि मुज़ाकरात जब बातचीत के लिए संजीदा नहीं है, सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ी जाती है, बयानात दे करके होने चाहिए, बातचीत हो, मुफाहमत हो, सब कुछ हो, करना आप भी नहीं चाह रहे इसमें। वो खान साहब कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात गवर्नमेंट ने किए हमारे साथ तो उनकी अपनी गवर्नमेंट ही चली जाएगी, क्योंकि हमारा बेसिक मुतालबा ही इलेक्शन के जो है वो ऑडिट का है। साहब, खान साहब से तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। खान साहब से क्यों मुज़ाकरात करें, किस बात के? 190 बिलियन पाउंड की चोरी के मुज़ाकरात करें, उनसे तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ के मुज़ाकरात करें, साइफर के मुज़ाकरात करें, उनसे किस बात के मुज़ाकरात करें? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं पार्लिमानी पार्टी के साथ, पार्लिमान में बैठे मेंबरान के साथ, मुज़ाकरात होते हैं चीफ मिनिस्टर KPK के साथ। तो ये बिल्कुल होने चाहिए और हो भी रहे हैं। खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और उन पे बहुत सारे केसेस हैं। उनको चाहिए अपनी लीगल टीम पे तवज्जो दें, वो इस सियासत में इस वक्त ना पड़े, अपनी कानूनी टीम के हवाले से जो है वो मामलात को देखें। नहीं, कानूनी टीम क्या करे? कानूनी टीम तो जो है वो अदालतों से रिलीफ दिलवा देती है। आगे हुकूमत की एक पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है कि भाई बाहर नहीं आने देना। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कोई किसी केस में सजा याफ्ता नहीं है। साइफर केस में सजा जो थी उनकी वो ख़त्म हो चुकी है हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ फैसला आ चुका है सजा के खिलाफ, तो उनका बरी होना बनता था, लेकिन उनके खिलाफ 7-8 केसेस मजीद खोल दिए गए। यही खान साहब के साथ भी होना। अब उनका एक केस रह गया है जो ये इद्दत में निकाह वाला है, उसमें भी अगर फैसला उनके हक में आ जाता है, ये बड़ी क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट की कि उन्हें रिहा नहीं करना। इसमें इकबाल साहब कह भी चुके पिछले हफ्ते जनाब के 5 साल तक हमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में रखा जाए। क्या यही पॉलिसी है कि उन्हें जेल में फिलहाल रखना है, कोई रिहाई वाला मामला नहीं है? नहीं रखा हुआ, उनके करतूतों ने रखा हुआ है, उनके केसेस ने रखा हुआ है। और 190 मिलियन पाउंड का केस भी बहुत संजीदा केस है, पाकिस्तान की तारीख का एक मेगा करप्शन स्कैंडल है। तो देखिए, ये जवाब तो देने हैं आपने, और बातचीत तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। पार्लिमानी पार्टी से हो जाएगी, KPK गवर्नमेंट से हो जाएगी।
खान साहब से बातचीत किसी सूरत नहीं होगी। वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात का इजहार किया कि मैं ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा, और हमेशा ये 9 मई के हमले हों, मुल्क की सालमियत पे हमले हों, कभी मुझे बता दें कौमी मफाद की बात की हो, इधर बड़े से बड़ा वाकया हो जाए, ये हमेशा एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं वही कह रहा हूँ ना, लीगल केसेस पे, लीगल टीम पे तवज्जो दें। नहीं, वो तो अब गवर्नमेंट ने क्या दिया ना, ऐसे इकबाल साहब आप ही के वफाकी वजीर, आप ही के कुलीग है कैबिनेट में, सीनियर आपके पार्टी के रहनुमा भी, वो कह रहे हैं कि 5 साल तक उन्हें जेल में रखने का हमें कहा जा रहा है कि 5 साल जेल में रखा जाए सियासी इस्तेकाम के लिए। ऐसे इकबाल साहब ने ये कहा है कि लोग हमें कहते हैं, जो लोग हमें मिलते हैं अक्सर औकात, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इसको जेल में होना चाहिए, ये लोग कहते हैं। तो जैसे इकबाल साहब ने इस बात का इजहार किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों की राय है, काबीना के अंदर सोच है। खान साहब के आते ही स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों कर जाती है? हमारे बजट के बाद स्टॉक मार्केट एक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया पॉइंट्स का, 78,000 क्रॉस कर गई। तो ये क्या क्या इशारियां हैं और ये क्या निशानियां हैं? अच्छा अतातर साहब, मुझे फाइनली ये बता दें कि ये जो एक मोहम्मद जुबैर साहब ने बयान दिया है, आप ही के फॉर्मर कुलीग थे, वो ये कहते हैं कि जनवरी में मुलाकात हुई थी 2022 में मियां नवाज शरीफ की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और उस पर यह तय पाया था कि आप हुकूमत गिराएं खान साहब की और आपको एक्सटेंशन दी जाएगी। और इस पर तो काफ़ी ज़्यादा ये संजीदा मामला है, आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है कि आपने ओहदे का लालच दे के हुकूमत गिरवा दी। और इस पर आज तहरीक इंसाफ ने तो मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आज खुद नोटिस लिया जाए इस मामले के ऊपर। ये बड़ा संजीदा मामला है। ये माजी के जो किस्से होते हैं ना, उसकी 4 किस्म की कहानियां बनती हैं। वो ये बनती हैं कि मैं 2002 में समर अब्बास को मिला तो मैंने कहा कि बाहर जो है वो बारिश होने वाली है। जुबैर साहब मिले तो वो समर अब्बास को उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर जो है वो बारिश हो रही है। तीसरा बंदा मिला तो उसने कहा कि जी बाहर तौले पड़ रहे हैं। तो ये माजी के किस्सों की कहानियां जब बनती जाती हैं, कहानी दर कहानी, तो ये जुबैर साहब भी बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया और क्यों दिया। वो तो कह रहे हैं कि उस वक्त मुलाकात हुई थी, तो क्या मुलाकात नहीं हुई थी मियां साहब की बाजवा साहब से 2022 जनवरी में? मैं इसका प्रिवी हूं ना, मेरे नोटिस में है। और जुबैर साहब इस वक्त अगर बात कर रहे हैं तो वजाहत जुबैर साहब कर दे इस चीज की, और आप क्यों ख्याल आ रहा है? तब करते जब ये मुलाकात हुई थी उनके बकौल। तो मैं तो इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। तो ये जुबैर साहब को ही वजाहत करते हैं कि वो कब की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये जो अदम एतमाद थी उसमें बाजवा साहब का कोई रोल नहीं था फिर उसमें? देखिए मैं क्या, देखिए इसमें रोल इमरान खान साहब का था, क्योंकि वो जहांगीर तरीन को जेल में डाल चुके थे, अलीम खान को जेल में डाल चुके थे, अपने मेजॉरिटी मेंबर्स का एतमाद खो चुके थे, और उनको सियासत करनी नहीं आई, तो उनके खिलाफ एक रिवोल्ट हो। तो ऐसा ही होता है, मतलब जब आप अपने सियासी लोगों का ख्याल नहीं करते और तू तड़ा करके उनको बुलाते हैं और उनको जेलों में डालते हैं, उनकी फैमिली की तजीबी करते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, फाइनली मुझे ये बता दें कि ये जो अभी आपने बजट में हैवी टैक्सेस लगाए हैं सैलरी क्लास के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं, जो आप कह रहे हैं ना मईशत टेक ऑफ करेगी, आवाम को सूरत मिलेगी, मुझे लगता है कि ये बजट पास होने के बाद आवाम के ऊपर तो बड़ा कहर नाज़िल होने वाला है महंगाई की सूरत में। एक्सेप्शन है, 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पे 1200 रुपए टैक्स लगा है। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पे 1200 रुपए टैक्स लगा। 1250 पहले था, 1250 मजीद लगा दिया गया सर, वो तो उसके लिए डबल हो गया ना टैक्स की तनख्वाह। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरी बात सुने ना, अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपया है और 2400 रुपए उससे टैक्स दिए जाते हैं, ये बड़ी छोटी सी परसेंटेज है। हाँ, जिसकी तनख्वाह 50 लाख है उस पर टैक्स ज्यादा है। तो मैं नहीं समझता, देखिए जहां सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा किया गया है, ठीक है, मिनिमम वेज में इजाफा किया गया है, तो ये तो सैलरी क्लास के उस पे टैक्स लगा है जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। आजकल लोग 50-50 लाख 60-60 लाख भी सैलरी लेते हैं। तो 1 लाख वाले को अगर 2400 रुपए पड़ गए तो मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी एक सीरियस मामला है, ब्रेन ड्रेन होता है उससे, जो हाईली आपके क्वालिफाइड लोग हैं वो फिर मुल्क से निकल जाते हैं। जब इतने ज़्यादा टैक्सेस है उसके बदले में मिलता भी कुछ भी नहीं है। बहरहाल एक लंबी डिबेट है। बहुत शुक्रिया आपका अतातार साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे नदीम अफजल चंद साहब से कि पीपल्स पार्टी कैसे मानी या मनाई गई, ये हुआ क्या, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत के लिए बजट को लेकर बड़ा बहरान अपने अंजाम को पहुंचने लगा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग से रूठने की शिद्दत और मुद्दत दोनों खत्म होने लगी है। शहबाज सरकार को सुख का सांस उस वक्त नसीब हुआ जब पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाइकआउट खत्म किया और आज के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान ने शिरकत की। क्योंकि इस पेशरफ्त को नून लीग की नज़र में बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है, ताहम सियासी पंडित फिलहाल इसको आर्जी रिलीफ ही गर्दान रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस बजट इजलास में शिरकत का फैसला जरूर किया है, लेकिन क्या ये फैसला बजट की मंजूरी के लिए दिए जाने वाले वोट की शक्ल इख्तियार भी करेगा, इस मुतालिक फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मुतालिक बज़ाहिर सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोर्ट में बॉल है, जिसकी नीयत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शक भी नहीं है। और मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, ऑल इज इन देयर कोर्ट, इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। अब इसी नीयत के यकीन को हकीकी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की 4 घंटे तवील एक बैठक हुई थी, जो बेनतीजा रही थी, लेकिन बाद में मुतालबात पीपल्स पार्टी के किसी हद तक उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि माने जाएंगे। असल मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में सियासी स्पेस ना मिलने का है और इस पर इत्तलात अभी तक की यही है कि मरीम नवाज ने कोई खातिर खा जवाब पीपल्स पार्टी को इस हवाले से नहीं दिया। तहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी पर, एक ज़ुबानी यकीन दहानी पर फिलहाल पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में शिरकत का फैसला किया है, लेकिन लग ये रहा है कि बजट के फ़ौरन बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिर से मामलात हुकूमत के साथ कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी और पीपल्स पार्टी कैसे मानी बजट इजलास में शिरकत पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और इस मुज़ाकराती जो कमेटी थी उसमें भी शरीक थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे PSDP के हवाले से, पंजाब में स्पेस के हवाले से, क्या आपके मुतालबात मान लिए गए हैं या फिलहाल आपने बजट की हद तक आपने फिलहाल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का फैसला किया है? और ये बताएं कि आप माने हैं या मनाए गए हैं? देखिए जी, 2-3 चीज़ें थी। कुछ तो मेरे ख्याल में क्योंकि हमने गवर्नमेंट का साथ दिया, गवर्नमेंट बनी हमारे वोटों से, तो लोग हमें भी साथ साथ जो गवर्नमेंट को एक होता है तबका या आवाम की कुछ ख्वाहिश होती हैं और कुछ लोग होते हैं जो गालियां भी देते हैं गवर्नमेंट को, हमेशा हर गवर्नमेंट को देते हैं। तो मेरे ख्याल में हम मुफ्त में उसमें हिस्सेदार बन गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पार्टी के अंदर भी ये डिस्कशन हुई बड़ी डिटेल, पिछले 3 महीनों से रोज़ाना होती रही। फिर पंजाब के हवाले से, क्योंकि बड़ा सूबा पंजाब है और स्टेक होल्डर पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है, लेकिन ये बाय डिज़ाइन पीपल्स पार्टी को जिस तरह सुकेड़ा गया, निचोड़ा गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि हम चाहते थे कि हम वापस अपनी पोजीशन पे आएँ। हमारी नून लीग से एक ही डिमांड थी जो चेयरमैन बिलावल ने की कि आपने हमें पंजाब में स्पेस देनी है। स्पेस का मतलब हम कोई ओहदा हमने नहीं मांगा, कोई वजारत नहीं हमने मांगी, पॉलिटिकल स्पेस मांगी। तो मेरे ख्याल में वो उस नून लीग ने हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया पिछले 2 महीनों से। जी हाँ। ये मैं बता रहा हूँ आपको पंजाब के हवाले तो से। अभी भी सुना है कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ नहीं, से? अभी कहा तो है और हमने एक फीलर अभी बजट में छोड़ा है। जी हाँ। तो अभी तो बहुत सारे पत्ते हैं हमारे पास। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है? हाँ, पिक्चर अभी हमारे पास है। तो पंजाब तो अगर ये नहीं होता कि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो रोता रहे, वो पिसता रहे और ये हुकूमतों की मौजें करते रहे, इस तरह मौजें हम किसी को नहीं करने देंगे। फिर इस तरह नून लीग जो इज्जत इंजॉय कर रही है इंतजामिया के सामने या गवरमेंट के इदारों के सामने, तो शायद आपको हुकूमत का ऐसा बनना पड़ जाए, आपको वजारतें लेनी पड़ जाए, शायद आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए स्पेस लेना पंजाब के अंदर। ये तो पार्टी फैसला करेगी। मैं तो आपको नून लीग ऑफर कर भी रही है कि सेंटर में भी ले ले वजारतें, पंजाब में भी ले ले वजारतें, आप आ जाए, कैबिनेट ऐसा बन जाए, उसके बाद फिर आपको शिकवा शायद। सबर भाई, ये फैसला तो पार्टी ने करना है ना, ये मैं नहीं कर सकता। मैं एक अमली बात कर रहा हूँ कि इसमें नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप बैठे हो एक इदारे के अंदर और आपकी एक इदारा जो है वो ये गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तो फिर इस इदारे के हर वर्कर को इज्जत मिलनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि सिर्फ एक इदारे के एक एंकर को मिल जाए, बाकियों को ना मिले, ये एक स्टाफ के मेंबर को मिल जाए। आपको फिर इदारे का हिस्सा बनना पड़ेगा, बाहर से बैठ के नहीं आवे। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल हुकूमत ना भी हो ना, हम हुकूमत का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट विड्रॉ भी हो सकती है किसी मौके पे, जो आप कह रहे हैं ना, झटका कौन दे रहे हैं। अभी ये मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती, ये बड़ी क्लियर, ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के वर्कर रोते रहे और हुकूमतें
एंजॉय करती रहे हमारे वोटों के ऊपर, या हमारा कोई बंदा हुकूमत एंजॉय रहे या हमारा हम ख्याल को करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे पंजाब में तो नून लीग को इतनी ज़्यादा पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है भी नहीं है, मजबूरी आप उनकी सेंटर में ज़रूर है, मरकज़ में आप उनकी मजबूरी ज़रूर है। पीपल्स पार्टी आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास सीटें थोड़ी हैं? हाँ, 7 सीटें पंजाब के अंदर, नंबर गेम पूरी है, इसलिए शायद वो खातिर मंजिल आ रही पीपल्स पार्टी को। लेकिन सीटें किसकी ज़्यादा हैं किसकी थोड़ी हैं, ये एक अलग डिबेट है। क्यों थोड़ी हैं क्यों ज़्यादा हैं, ये भी एक अलग डिबेट है। वो तो फॉर्म 45-47 वाली डिबेट है। आप सीटों वाला मामला हमारे साथ ना करें। अच्छा, आप पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी पंजाब में, आप 45-47 वाली डिबेट पीपल्स पार्टी बनी पंजाब में, इशारा आप उसी तरफ कर रहे थे। मैं बताऊं पीपल्स पार्टी पंजाब में बनी थी, आपको पता है? बिल्कुल ऐसे ही। पीपल्स पार्टी की बेस मेन पंजाब है, तो पीपल्स पार्टी के साथ जो हम यही कह रहे हैं जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि पंजाब में जो फॉर्म 47 वाला वार चला, ये पीपल्स पार्टी भी इस पे मुतासिरीन में आती है। शहीद बीबी और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था, हम यही कहते हैं कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और हमारी क्या डिमांड है? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हमारी डिमांड है, वो कोई गलत डिमांड है? बिल्कुल आपकी ठीक डिमांड है सर। मेरा सवाल यह है कि जो आप बात कर रहे हैं नंबर्स की पंजाब के अंदर, तो पीपल्स पार्टी भी शिकवा कर रही है कि पंजाब में हमारी भी सीटें जो है वो फॉर्म 45-47 के चक्कर में कम की गई हैं, जिस तरह तरीके साहब शिकवा करती है। देखिए इसके ऊपर बड़ा सवाल है, जो मजीद अगर आपने जवाब लेना है तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से आप ले लें। अच्छा, वो पूरे पंजाब को मॉनिटर किया उन्होंने, तो आप वो ही बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी, कौन सा ट्रांसफर हो गया? तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बैठे हुए। आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरी ऑब्जर्वेशन है इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि ये जो मरकज़ में और पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, ये मैं इससे आगे नहीं जवाब देना चाहता। मैं फ्री नहीं हुआ तो ज़ाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि जो अक्सरियत थी वो अक़लियत बन गई, अक़लियत अक्सरियत बन गई। आगे मैं इस वक्त मतलब तो ये है ना, आपने सवाल किया, मैं किस सवाल का जवाब ना देना चाहूँ तो आप जबरदस्ती अक्सरियत को अक़लियत में, अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया। नो कमेंट्स। अच्छा चले तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आगे की आप बात करें टाइम लाइन की आपके जहन में, कि एक ज़ाहिर एक बंदा टाइम देता है कि बजट वाला तो चले मरहला गुजर जाएगा, आप वोट देंगे, क्या टाइम लाइन है कि कब तक अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो फिर जो आप कह रहे हैं ना कि अगला झटका दिया जा सकता है? हम चाहते हैं इस मुल्क को हम डिलीवर करें। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हमने कोई गलत मुतालबा है हमारा, अवाम के ऊपर अशराफिया टैक्स ना दे और गरीब के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे, ये गलत मुतालबा है हमारा। किसान की खुशहाली की बात करें, क्या ये मुतालबा हमारा गलत है? किसान के ट्रैक्टर महंगा हो जाए, हल महंगे हो जाएं, उसके खेत खलिहान में जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएं और किसान की गंदम की उसको प्राइस भी ना मिले, तो क्या उसमें बैलेंस ही ना रहे उसके खर्चे और उसकी आमदन में, तो वो ज़मीनें बेचने पे मजबूर हो जाए, वो काश्तकारी करना छोड़ दे। कल को जो आम कंज्यूमर है, जो आम शहरी है, जिसकी ज़मीन भी नहीं है, जिसकी नौकरी भी नहीं है, छोटी नौकरी है, वो इम्पोर्टेड गंदम खाएगा, इम्पोर्टेड आटा, इम्पोर्टेड घी, इम्पोर्टेड हर चीज़ खाएगा, तो वो आपको पता है किस कीमत पे जाके मिले।